गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। संकल्प क्लासेस की मैथमेटिक्स क्लास में यानी क्लास 10th की मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनोमियल के काफी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अभी तक लगभग 3 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। उसमें हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अभी तक। आज कुछ नए क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले के जो क्वेश्चन थे कि आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोग पिछली क्लासेस में सॉल्व कर चुके हैं। सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिए यदि आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए थे। तो चलिए आज क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है गिवन दैट √2 इज ए जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल हम उसे कहते हैं जिसकी जो डिग्री है वो 3 होती है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसमें हमें मालूम है इसका एक जीरोस है वो √2 है। जीरोस का सीधा सा मतलब होता है कि यदि हम x की जगह पर √2 रखेंगे तो इसका रिजल्ट में 0 मिलेगा। और हमसे कह रहा है कि आप इसके अदर जीरोस बताइए, दूसरे जीरोस क्या होंगे ये हमें फाइंड करना है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस हमें मालूम है कैसे निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बात को जरा समझिए। देखिए मैंने आपको एक चीज बताया था, जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगा कि मान लेते हैं कोई एक नंबर हमने ले लिया 24। अब 24 ये देखा जाए इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4। अब यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो एक तरह से 2 3 4 इसके फैक्टर्स हैं। अब यदि मान लीजिए हम इसका एक टर्म हटा दें तो बचा हुआ जो 2 टर्म है और इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम किसी एक नंबर से डिवाइड करेंगे तो बचे हुए 2 के प्रोडक्ट के बराबर ये होगा। यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 4 के बराबर ये होगा, या 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 4 के बराबर ये होगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि √2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी x इक्वल टू √2 रखने पर हमें 0 मिल जाता है। तो x को इधर ले आओ यानी -√2। तो x -√2 से हम करेंगे क्या कि इसमें डिवाइड करेंगे और जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा, ये जो रिजल्ट होगा ये रिजल्ट बचे हुए 2 जीरोस के मल्टीपल्स के बराबर होगा। तो x -√2 से हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करना आपको आता ही, मैं कई क्वेश्चंस में आपको बता चुका हूं डिवाइड करना, और आप लोगों ने 9th क्लास में भी ये चीज सीखी होगी। तो x -√2 से जब हमने डिवाइड किया हमें ये मिल जाएगा यानी कि 6x² प्लस 7√2 x प्लस 4। इसके बाद हमने पूरा कैलकुलेट किया, ये हमें मिल गया। और मैंने आपसे कहा कि ये नंबर है, ये बचे हुए 2 जीरोस के मल्टीपल्स के बराबर होगा। अब बस करना कि हम इसके फैक्टर निकालना है। इसके फैक्टर यानी कि 6x² प्लस 7√2 x प्लस 4 के हमें बस फैक्टर्स निकालना है। जो भी रिजल्ट आ जाएगा बस वही हमारे फैक्टर्स होंगे। तो इसमें बस करना क्या, इसको कैसे फैक्टर करेंगे हम लोग, इसको फैक्टर करने का क्या तरीका हम लोग अपनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 24। और 24 का हमें ऐसे फैक्टर करना है कि इंटू करने पर तो हमें 24 ही मिले, लेकिन प्लस या माइनस करने पर 7√2 हमें मिल जाए। तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं, इसको हम 7√2 इंटू √2 में डिवाइड कर लेते हैं। √2 नहीं सॉरी, चलो 2 और 2√2। इससे फायदा क्या होगा, नहीं सॉरी एक मिनट 24 लाना मैं तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं 24 6√2 देखिए हमें इतना गिवन है।
अब इसमें हमने क्या किया कि इसमें हमने ठीक है, इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि 24 3√2 इंटू 2√2, इसको ऐसा कर लेते हैं। तो ऐसा करने पर क्या होगा, 3√2 नहीं सॉरी 3√2 इंटू √2, ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। और नहीं 4 निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसको, चलो दूसरे मेथड से भी हम उसको फैक्टर्स कर सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इसका फैक्टर्स हम करेंगे तो टोटल फैक्टर्स निकल कर आएगा x माइनस √2, ये तो पहले से चलेगा ही चलेगा। या हमने जो रिमाइंडर्स निकाल के देखा, जो हमारा क्वेश्चन निकल कर आया वो ये था, तो x माइनस √2 इंटू 6x² प्लस 7√2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस 6x² प्लस 7√2x प्लस 4 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो हमें ये मिल जाएंगे, यानी 3√2x प्लस 4√2x प्लस 1। और इसको जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, यानी 1 बाई 1 तीनों को 0 के बराबर कर देंगे तो हमें x की वैल्यू निकल आएंगी, और जो x की वैल्यू निकल कर आएंगी वही इसके जीरोस होंगे। तो हम इस तरह से जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर उठाते हैं, ये देखिए थोड़ा अलग तरह क्वेश्चन है, ये काफी अच्छे क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा। इसमें हमें गिवन एक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस हमें गिवन है, जीरोस हमें अल्फा बीटा गामा दिए गए हैं। हमें अल्फा इनवर्स, बीटा इनवर्स और गामा इनवर्स की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए अल्फा इनवर्स, बीटा इनवर्स एंड गामा इनवर्स, ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो करेंगे क्या, इसको वास्तव में हम ऐसा लिखेंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा, इसको ऐसे लिख लेंगे, सॉरी 1 अपॉन गामा। और जब इनको हम प्लस करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा गामा। तो यदि इन दो के वैल्यू में पता चल जाए तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो आपको मालूम है ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और बी की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी। देखिए आपको मालूम है, इसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के साथ कंपेयर करेंगे। हम कंपेयर करेंगे हम लोग, तो हमें ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से कंपेयर करेंगे तो a की जगह में 6 मिल जाएगा, b की जगह 3 मिलेगा, c की जगह -5 और d की जगह 1 मिलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 1 या बी अपॉन ए, यानी -1/2 मिल जाएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन ए, यानी -5/6, और अल्फा बीटा गामा -1/6 हमें मिलेगा। ये पहले हम सीख चुके हैं, ये फॉर्मूले वगैरह मैं आपको पिछली 2-3 क्लासेस से लगातार बताता आ रहा हूँ। इस फॉर्मूला अप्लाई किया, अब बस करना क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू ये हम यहाँ पुट कर देंगे ऊपर, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम यहाँ नीचे रख देंगे, तो सॉल्व करने पर हम 5 मिल जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये देखिए हमें एक फिर से पॉलिनोमियल हमें गिवन है और हमें इसके जीरोस फाइंड करना है, और कह रहा है इफ इट इज गिवन दैट द जीरोस आर इन एपी, यानी आपके जो जीरोस हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है जिनके बीच में सेम डिफरेंस हो, जैसे फॉर एग्जांपल 4 6 8 10, अब इनके बीच में 2 का डिफरेंस चल रहा है, इनके बीच में 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, सेम डिफरेंस पर हो। इसमें खास बात होती है, लगातार कोई हम 3 टर्म ले ले तो जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा का जो प्लस करेंगे ये बीच वाले के डबल के बराबर होता है। तो सॉरी डबल 4 सॉरी यहाँ पे 8 करेंगे हम लोग, 8 से बराबर होता है, तो 4 + 8 = 2 × 6,
इसी तरह से यदि हम मान लीजिए यदि अल्फा बीटा गामा ये तीनों यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो निश्चित तौर पर ये आपका हो जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशंस में हमने क्या किया, हमें जीरोस फाइंड करना थे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन बी की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं, बी आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो -12, तो माइनस माइनस 12 अपॉन 1, तो ये रिजल्ट निकल कर आ जाएगा आपका, यानी 12 आ जाएगा। और इससे अल्फा प्लस गामा आपका आ जाएगा 12 माइनस बीटा। देखिए अल्फा प्लस गामा, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, बस केवल देखिए बड़ा ही सिंपल सा, देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा गामा इक्वल टू 12 आ गया, तो यही से हमने निकाल लिया अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 12 माइनस बीटा, और अल्फा प्लस गामा की वैल्यू हम यहाँ 2 बीटा में रख देंगे। 2 बीटा में रख देंगे तो 2 बीटा इक्वल टू 12 माइनस बीटा, तो ये बीटा इधर ले गए तो 3 बीटा हो जाएगा, 3 बीटा इक्वल टू 12, यानी बीटा इक्वल टू 4 हमें मिल जाएगा। अब ये बीटा इक्वल टू 4 हमें मिला है, अब करना क्या है हमें कि ये बीटा जो हम निकाला है, ये बीटा की वैल्यू आप उठा करके, जो बीटा की वैल्यू है ये आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, यानी ये क्वेश्चन फर्स्ट से इसमें हमने बीटा की वैल्यू रखी, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा हमने तीनों का प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी लगाया, यानी अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो यहाँ पे डी क्या होगा, डी आपका कांस्टेंट टर्म होगा, और ए आपका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, यानी 1 होगा, तो डी अपॉन ए यानी ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 28, जिसमें हमें गामा, अब इसमें भी जरा देखिए, हमें बीटा की वैल्यू पता है, बीटा हम 4 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यानी अल्फा गामा और गामा बीटा की जगह हमने 4 पुट कर दिया, तो 4 इक्वल टू 28, यानी अल्फा गामा इक्वल टू 7। तो यहां से यदि गामा की वैल्यू निकालें तो गामा क्या होगा, 7 अपॉन अल्फा, 7 अपॉन अल्फा आ जाएगा, और ये गामा की वैल्यू उठाकर हम इसमें पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 पे इसमें हम पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहां से अल्फा। तो गामा इक्वल टू 7 अपॉन अल्फा से पुट कर दिया, तो हमें यहां से अल्फा मिल जाएगा, और अल्फा निकल आया, गामा निकल आया, बीटा निकल आया, तीनों हमारे यहाँ से निकल आएंगे, यानी कि जब अल्फा हमने यहाँ निकाल लिया, बीटा हमने यहाँ निकाल लिया, और अल्फा और बीटा की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन पुट कर दो, चाहे इसी में पुट कर दो, 2 में ही पुट कर दो, तो आपको यहाँ से गामा अल्फा गामा की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर किसी भी क्वेश्चन में आप पुट कर दीजिए, निकल आएगा आंसर। अल्फा बीटा गामा हम निकाल लेंगे तो जो हमारे जीरोस आएंगे 147 या 741 हमें जीरोस मिलेंगे। तो इस तरीके से हम जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉलिनोमियल x to power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial, the remainder comes x plus a, find the value of k and a। अब देखिए यहाँ पर हमसे कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है, इसको हम इस पॉलिनोमियल यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर हमें x प्लस ए मिलेगा। हमें x के और a की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए डिवीजन, यदि आप एल्गोरिथम की बात करें तो आपको मालूम है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यानी कि यहाँ पर आपका डिविजर्स होता है, यहाँ पर आपका डिविडेंड होता है, यहाँ आपको मिलेगा क्वोशिएंट और नीचे मिलता है रिमाइंडर। तो यदि आप इस क्वोशिएंट डिविजर्स का मल्टीप्लाई कर दो, रिमाइंडर को आप प्लस कर दें, तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, रिमाइंडर को आप इस साइड लाइए, तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखें हमको क्या क्या गिवन है, तो यहां पर यदि हम लोग देखें, यानी कि जो ये वाला टर्म हमारा, ये हमारा डिविडेंड टर्म हो जाएगा, ये हमारा क्वोशिएंट नहीं सॉरी ये हमारा डिवीजर टर्म हो जाएगा, और ये हमारा जो दिया गया है यानी x प्लस से, ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा रिमाइंडर है। अब इसमें क्या है कि बस वैल्यू उठा के पुट कर दो,
तो एफ एक्स ये हमने पॉलिनोमियल्स को ही लिख लिया, यानी कि हमारा डिविडेंड है। तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो डिविडेंड ये दिया हमें, रिमाइंडर हमें ये गिवन एक्स प्लस एक गिवन है, और सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा रिजल्ट। इसी तरीके से अब हम करेंगे क्या कि एक बार जो यानी कि ये हमको मालूम है, अब देखिए यहां पर हम करेंगे क्या, हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, हमें मालूम है डिविडेंड माइनस रिमाइंडर इक्वल टू डिविजर अपॉन क्वोशिएंट, और डिविजर हमें पहले से पता है, तो यदि हम लोग इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमें क्वोशिएंट मालूम चल जाएगा। तो हमने इसको डिवाइड करके देखा, क्वोशिएंट निकाला, तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अब जैसा कि आप सभी को पता है, यानी इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। अब यहां पर देखिए ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू हमारी निकल कर आई है, यानी कि ये हमारा क्वोशिएंट, देखिए क्वोशिएंट हमारा ये हो जाएगा, ऊपर वाला क्वोशिएंट हो जाएगा हमारा। अब जैसा कि आपको मालूम एफ एक्स माइनस एक्स माइनस ए इक्वल टू, ये हमें पहले से गिवन था, ये इसको हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा रिजल्ट ये आ जाएगा। अब बस करना क्या है कि देखो जरा समझो, अब यदि एक्जेक्टली डिवीजर यदि होगा, यदि मान लीजिए पूरा पूरा डिवाइड हो रहा, क्योंकि मैंने रिमाइंडर पहले से ऐड कर दिया था इसमें, तो ये नीचे वाला रिमाइंडर हमारा जीरो होना चाहिए। तो इसमें नीचे वाली इक्वेशंस को यानी पूरे रिमाइंडर्स को हम जीरो के बराबर कर देंगे। अब जीरो के बराबर करेंगे तो इसको भी हम लिख सकते हैं, जीरो को भी जीरो एक्स प्लस जीरो, तो एक एक करके दोनों यानी एक्स के कोफिशिएंट को हम जीरो करेंगे और इस कांस्टेंट टर्म को भी हम जीरो करेंगे। तो -10 + 2k = 0, इसे सॉल्व करेंगे तो k = 5 मिल जाएगा, और 10 - a - 8k + k स्क्वायर को 0 के बराबर करेंगे तो इससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि k की वैल्यू ऑलरेडी हमने पता कर ली, k की वैल्यू हम पुट कर लीजिए तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो a = -5 और k = 5 हमें मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए चैप्टर आपका खत्म हुआ, और अब अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक पर आते हैं। हमारा अगला चैप्टर है आज का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस आप लोगों ने वैसे भी सॉल्व किए होंगे, लेकिन यहाँ पर हम कुछ नए तरीके भी सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखें, इसमें देखिए इस तरह के तीन मेथड होते हैं, यानी पहले अलजेब्रिक मेथड होता है। अलजेब्रिक मेथड में भी पहला मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, दूसरा मेथड ऑफ एलिमिनेशन होता है, तीसरा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो पहले आज तीनों मेथड को हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखें, हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है। अब मान लेते हैं इस क्वेश्चन में कि ये दो इक्वेशंस हमें गिवन इक्वेशंस हैं, और इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो हमें तीनों मेथड से हमें सॉल्व करना सीखना होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना होगा, मेथड ऑफ एलिमिनेशन से करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना होगा। अब इसके लिए मान लेते हैं दो इक्वेशन में दिए, इनको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पहले कुछ बेसिक चीजें आप लोग जानते रहें। पहली चीज तो यह है कि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस तभी कहलाएंगी जब a/a2, यानी a क्या है आपका x का कोफिशिएंट है, y आपका b आपका y का कोफिशिएंट है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 जब हो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तभी हम इसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहेंगे, और तभी इसकी कैलकुलेशंस पॉसिबल हो पाएगी। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, यदि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो a1b2 - a2 b1 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू, या सॉरी नॉट इक्वल टू ये आ जाएगा, और इसको भी इधर लेके आए तो ये आ जाएगा आपका a1b2 - a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। यदि ये चीज आपकी आती है तो हम कहेंगे कि इसके सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, और ऐसी कंडीशन में हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x इक्वल टू b1c2 - b2c1 अपॉन a1b2 - a2 b1, और y इक्वल टू c1a2 - c2a1 अपॉन a1b2 - a2 b1। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो b1c2 - b2c1, यानी पहले b और c के बीच में रिलेशन है, नीचे a b ही रहेगा,
या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी B1C2 माइनस B2C1, और इससे हमें क्या निकल आएगा, x निकलेगा, x का कोफिशिएंट। और जब y निकाल रहा हूं तो ये दोनों हम लेके चलेंगे, लेकिन पहले ये वाला A2C1 माइनस A1C2। सॉल्व कब करेंगे हम लोग, थोड़ा इसको भी जरा समझ लीजिए। देखिए, यदि मान लीजिए दो इक्वेशन में गिवन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 को निकालेंगे। अब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 को जब निकालेंगे तो यहाँ पर दो केस क्रिएट हो सकते हैं, या तो ये दोनों इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे। दो केस क्रिएट हो सकते हैं, या तो इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे। अब यदि इक्वल नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमें x और y की जो वैल्यू मिलेगी वो यूनिक वैल्यू मिलेगी, यानी एक अलग वैल्यू मिलेगी, x अलग होगा, y अलग होगा, और इसका यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा, यानी सॉल्यूशन पॉसिबल है। यदि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 दोनों इक्वल आ जाए तो तब ऐसी कंडीशन में हम C1 अपॉन C2 भी निकालेंगे, और जब C1 अपॉन C2 निकालेंगे तब यहां पर भी दो केस क्रिएट होंगे, या तो C1 अपॉन C2 इनके इक्वल होगा या इक्वल नहीं होगा। अब यदि इक्वल नहीं है तो इन दिस केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यानी इनका कोई सॉल्यूशन होना ही नहीं है, सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, यानी हम क्वेश्चन को वहीं छोड़ देंगे, लिख देंगे सॉल्यूशन है ही नहीं। और तीसरा केस क्रिएट होता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। यदि तीनों इक्वल आते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें इन्फिनिटिव सॉल्यूशंस मिलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। देखिए, केवल पहले वाले केस में हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो यहां पर हमें देखें, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये इक्वेशंस में दी गई हैं। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन में ये दी गई है। तो हम A1 अपॉन A2 निकालेंगे, B1 अपॉन B2 निकालेंगे। यदि दोनों नॉट इक्वल आ रहे हैं, यानी कि दोनों बराबर नहीं है, तब हम कहेंगे इनकी यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है। और यदि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ जाए, यानी कि यदि दोनों इक्वल आ जाएंगे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो फिर हम C1 अपॉन C2 भी निकालेंगे। और C1 अपॉन C2 यदि इसके नॉट इक्वल है तो हम कहेंगे कोई सॉल्यूशन नहीं है। और A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 है, तो हम कहेंगे इसके इन्फिनिटिव सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो आगे बढ़ते हम लोग कुछ और चीजें जानते रहें, या चलिए सीधे क्वेश्चंस पर ही हम लोग आते हैं। अब क्वेश्चंस में हमें देखिए, हम पहला क्वेश्चन है, इफ द लाइंस गिवन बाय 4x प्लस 5ky इक्वल टू 10 and 3x plus y plus 1 is equal to 0 are parallel, then find the value of k। हमें k की वैल्यू फाइंड करना, हमें k की वैल्यू क्या होगी। देखो, एक बात याद रखना, A1 अपॉन, देखिए पैरेलल कब कहेंगे हम लोग, चलिए सीधा सा ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूं। देखिए, एक बात याद रखना, यदि आपका A1 अपॉन A2 इक्वल टू V1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो, तो हम कहेंगे कि लाइंस पैरेलल है। तो यहां पर यदि हम लोग देखें, हम लोग चलिए वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, तो A आपका क्या होगा, ये x का कोफिशिएंट है यहाँ पर, यानी कि A1 आपका हो जाएगा 4 और A2 आपका, इसमें सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट यानी 3, यहाँ B आपका या B1 y का कोफिशिएंट यानी 5k, और यहाँ पर B2 आपका इस y का कोफिशिएंट यानी 1, और यहाँ पर C1 आ जाएगा आपका -10, क्योंकि 10 को आप इसी तरफ लेकर आए, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो इसकी होती है वो आपकी ये होती है। तो 10 को हम अंदर लेकर गए तो -10, या लेफ्ट हैंड साइड लेकर गए तो -10 आएगा, तो -10 अपॉन 1।
अब यहां पर आप देखेंगे, सबसे पहले हम लोग शुरुआत के यानी कि 2 टर्म ही ले लें। हमने 2 टर्म ले लिया हमने, यानी 4/3 इज इक्वल टू 5k/1 कर लिया, तो यह आ जाएगा आपका k इज इक्वल टू 4/15। तो यही हमारा आंसर है, k की वैल्यू हमें फाइंड करना थी, आ गई। तो इस चीज को बस याद रखना, यदि 2 लाइंस, वास्तव में ये लाइन की इक्वेशन होती है x + by + c = 0, तो ये लाइन पैरेलल तभी होंगी जब a/a2 इज इक्वल टू b/b2, लेकिन नॉट इक्वल टू c/c2 के। अगला क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी हमें एक दूसरी इक्वेशंस लिखना है 2 वेरिएबल के साथ में, such that the geometrical representation of the pairs so form parallel lines, यानी कि पैरेलल लाइंस हमें मिले। तो हमें देखिए दूसरी इक्वेशन फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? पहली इक्वेशन तो हमें गिवन है। अब देखिए आपको मालूम है कि 2 लाइनें पैरेलल केवल तभी होती जब a1/a2 = b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 के हो, तभी ये लाइनें पैरेलल कहलाती हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, a1 की जगह में मालूम है 2 है, b2 की जगह में मालूम b1 की जगह 3 है, और c1 की जगह -8 है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे हम लोग, ऐसे हमने इसको लिख लिया। अब करेंगे क्या? अब देखिए यहां पर आपको मालूम है कि यदि हम पहले शुरुआत के 2 टर्म उठा लें, यानी कि 2/a2 = 3/b2, तो यदि हम इस a2 को इधर ले जाएं और 3 को नीचे ले आए, तो यह आ जाएगा आपका a2/b2 = 2/3, ये आ जाएगा आपका, इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पर इसके अलावा c की वैल्यू c2 कैंटे, अब c2 की जगह कोई वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि इज नॉट इक्वल टू है, तो c2 की जगह कुछ भी रख लो, 5 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, कुछ भी रख लो। अब यहां पर क्या करना है कि बस कुछ नहीं, बस वैल्यू उठा के पुट कर दो। a2 अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग, तो यहां बस हमें करना क्या है कि a2 और b2 को, यानी कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन यदि हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगी a2x + b2y + c2 = 0। तो a2 और b2 के बीच का जो रेशियो है वो 2/3 है, लेकिन यदि यहां पुट करेंगे तो लगभग ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी हमें। तो यहां पर हम कर सकते हैं कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं, 4 और 6 कर सकते हैं इंटू 2, जैसे ने यहाँ पर किया, दोनों 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहें तो 3 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 4 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या आप कुछ मत करिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि आप इसे a2 की जगह 2 और b2 की जगह 3 आप रख सकते हैं। तो आप इसे 2x + 3y और c2 की जगह कोई वैल्यू रख दो, आप 8 रख दो, समझ रहे ना, कोई वैल्यू आप रख सकते हैं। इन्हें 5 रख दिया, तो हमें इसकी इक्वेशंस मिल जाएगी। वास्तव में क्या होता है, एक लाइन के पैरेलल आपको अनेकों सैकड़ों पैरेलल लाइंस मिल सकती हैं, तो कुछ भी इसका आंसर हो सकता है। बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ 4x + ने 2 का मल्टीप्लाई करके लिख दी, जरूरी नहीं आप यही आंसर लिखो, आप इसके दूसरे आंसर्स भी लिख सकते हैं। बस याद रखना a1 और b2 इनका जो रेशियो है, यानी कि वो 2 और 3 का ही रेशियो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, डू द इक्वेशंस 4x + 3y - 1 = 5 and 12x + 9y = 5 represent a pair of a coincident line। अब देखिए कोइंसिडेंट लाइंस कब कहलाएंगी, जब, यानी पैरेलल लाइंस, जब a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 के हो तब। तो इसमें आप देखेंगे, अच्छा इस 5 को आप इस साइड ले आई तो -6 कर लीजिए इसे, क्योंकि पूरा वेरिएबल, पूरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बनाना है ax + by + c = 0 की फॉर्म।
तो यहां पर हम a1/a2 निकालेंगे 4/12, b1/b2 3/9 नॉट इक्वल टू, आप देख रहे हैं भाई रेशियो का सेम है, ये 1:3 का रेशियो है, ये भी 1:3 का रेशियो है, और ये नॉट इक्वल टू 6/15 है। यानी इस चीज को आ रहा है, यानी कि ये कोइंसिडेंट कहलाएगा हमारा। यानी कि जब भी दो इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच का रिलेशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 का है, तो हम इसे कोइंसिडेंट लाइंस कहेंगे या पैरेलल लाइंस कहेंगे। तो ये आ रहा है इसलिए प्रूफ माना जाएगा। इसके बाद अगला है फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द लाइन विल इंटरसेक्ट बाय एक्सिस। देखिए अब एक बात समझ रहे हैं, जैसे कोई भी लाइन है बाय एक्सिस को काट रही है, जैसे यहाँ पर बाय एक्सिस को काट रही है, तो निश्चित तौर पर जहां पर ये काटेगी वहां पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यदि लाइन x एक्सिस को काट रही है यहां पर, तो ये y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि वो पॉइंट पता करिए, वो कोऑर्डिनेट पता करिए जहां पर ये जो लाइन है यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 8 है, ये y एक्सिस को कट कर रही है, ये हमें पता करना है। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग देखें तो देखिए आप यहाँ पर x की जगह हम 0 सॉरी पुट कर देंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे, तो x की जगह 0 पुट करेंगे यानी 0 माइनस वाई इक्वल टू 8 यानी y इक्वल टू -8। तो कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे 0 -8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब देखिए ये जो इक्वेशन हमें दी गई x + 2y - 8 इक्वल टू 0 एंड 2x + 4y/16 में दिया गया है। अब इसमें ये कह रहा है कि राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कि कितने सॉल्यूशंस के पॉसिबल है। तो सॉल्यूशंस पता करने के लिए सबसे पहले हम a1/a2 और b1/b2 को फाइंड करेंगे। तो a1/a2 कितना होगा, यानी 1/2। a1 की जगह a1 क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, और a2 हमारा सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, a1/a2 यानी 1/2, b1/b2 आपने कहा लीजिए 2/4, ये यानी कि ये भी 1/2। अब ये दोनों इक्वल आ रहा है, आपके a1/a2 और b1/b2 भी इक्वल आ रहा है, तब ऐसी कंडीशन में फिर हमें c1/c2 भी निकालना होगा। हमने c1/c2 को निकाला, तो ये आपका -8/16 -16। एक बात याद रखना, इक्वेशन को हमेशा इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। तो 16 जब इधर जाएगा तो -16 हो जाएगा, तो यानी c2 की वैल्यू -16 होगी, यानी 1/2 आ गया। तो ये तीनों की तीनों इक्वल आ रहा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल है। और जब ये तीनों इक्वल है तो इसका सीधा सा मतलब इन्फिनिटिव सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन इसके पॉसिबल है। आप ये नहीं बता सकते हैं कितने सॉल्यूशन, इसके मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन इसके पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है इज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है इसके अब इस इक्वेशंस में देखें, इस क्वेश्चन को जरा देखें, कंसिस्टेंट यानी कि इन्फिनिटिव सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। तो सबसे पहले हम a1/a2, ये दो इक्वेशंस हमें गिवन, इसमें a1/a2 हमने फाइंड किया, तो a1 होगा x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में यानी 2a, और यहाँ पर a2 इसमें x का कोफिशिएंट यानी 4a यानी 1/2। b1/b2 हमने निकाला, ये 1/2 आ जाएगा, और जब ये दोनों बराबर आ जाएं, a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल हो जाए, देखिए नॉट इक्वल हो गए तो हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशंस हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वल आएंगे तो फिर c1/c2 भी फाइंड करना होगा। तो c1/c2 भी बराबर आ गया, तीनों के तीनों आ गए हैं, इक्वल है, तब ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि cx + 3y + 3 - c = 0, 12x + 3y - c = 0 हैज इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशंस, यानी इनकी इन्फिनिटिव सॉल्यूशन है, तो ऐसी कंडीशन में c की वैल्यू फाइंड करना है।
देखिए आपको मैं बता चुका हूं कि यदि इन्फिनिटिव सॉल्यूशंस हैं तो निश्चित तौर पर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। तो बस निकाल लीजिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 निकालिए तो a1 अपॉन a2 आएगा c अपॉन 12, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट c है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 12 है, तो c अपॉन 12 हो जाएगा, 12 होगा। फिर b1 अपॉन b2 निकाला हमने, तो यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ y का कोफिशिएंट आपका c है, तो 3 अपॉन c। और c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो c1 अपॉन c2, तो c1 की जगह हम रखेंगे 3 माइनस c और c2 की जगह c रखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से निकाला, यानी कि पहला ही टर्म यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 को ही ले लें तो इसमें हमें c स्क्वायर इक्वल टू 36 मिल जाएगा, यानी c इक्वल टू प्लस माइनस 6। या फिर हम ये बाद वाले दो टर्म भी ले सकते हैं, तो 3/c इक्वल टू 3 माइनस c अपॉन माइनस c, इससे सॉल्व करेंगे तो c इक्वल टू 6 हमें मिलेगा। तो कुल मिला के जो सॉल्यूशन है वो c इक्वल टू 6 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें फिर से एक बार k की वैल्यू फाइंड करना है, सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशंस। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशंस है, यूनिक सॉल्यूशंस कब होगा, जब हमारा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के बराबर, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो। तो यहाँ पर देखिए हमें इक्वेशंस दिए x प्लस 2y इक्वल टू 5, x प्लस 2, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसी तरह से 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल टू 0, इसको भी हम इधर लेगा तो 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर फॉर यूनिक सॉल्यूशंस, यानी यूनिक सॉल्यूशंस के लिए आपको मालूम है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। तो ये हो जाएगा आपका, यानी इसको हम रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो a1 अपॉन a2 की जगह हम रखेंगे 1/3, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, तो 1/3 नॉट इक्वल टू 2 अपॉन k। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो k नॉट इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू बस 6 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो यूनिक सॉल्यूशंस तभी पॉसिबल है जब k की जगह आपका 6 नहीं हो, बाकी कुछ भी हो चलता रहेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने पूरे क्वेश्चन अभी डिस्कस किए। अभी देखिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और नई चीजों को, और कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने काफी क्वेश्चंस हैं, तो आज की क्लास आप लोगों ने एंजॉय की होगी, और कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ में जुड़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। और पिछला वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, पॉलिनोमियल चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो उसके क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व कर ले। थैंक यू।